अब हम लोग डिस्कस करेंगे पैराडाइज रीगेन्ड। ठीक है, तो चलो शुरुआत कर लेते हैं। इसको भी किसके द्वारा लिखा गया? जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया है। और ये कब आई है? तो ये 1671 में आई है सैमसन एगोनिस्ट के साथ में। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है जरा देख लो। बोला गया है पैराडाइज रीगेन्ड वाज रिटन बाय, ये किसके द्वारा लिखी गई? तो ये जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई। बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। पैराडाइज रीगेन्ड वाज पब्लिश्ड इन, ये जो पैराडाइज रीगेन्ड है वो पब्लिश हुई है। कब पब्लिश हुई है जरा आपको बताना है। तो 1671 में इसको पब्लिश कराया गया है। दी पोइम पैराडाइज रीगेन्ड इज रिटन इन, ये जो पैराडाइज रीगेन्ड है वो कौन सी फॉर्म में लिखी गई है? तो ये ब्लैंक वर्स में लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है दी पोइम कंसिस्ट ऑफ, इस पोइम में टोटल कितनी पुस्तकें हैं? तो पैराडाइज रीगेन्ड में मात्र 4 पुस्तकें हैं। पैराडाइज लॉस्ट में कितनी है? ये आप थोड़ा कमेंट करके बता दो। जो पैराडाइज लास्ट जो है फर्स्ट पब्लिश, सबसे पहली बार जब पब्लिश हुई थी उसका फर्स्ट एडिशन आया था तो उस समय कितनी पुस्तकें थी? और पैराडाइज लास्ट का सेकंड एडिशन कब पब्लिश हुआ और उसमें कितनी पुस्तकें थी? अगला क्वेश्चन है हमारा पैराडाइज रीगेन्ड कंटेन्स अप्रोक्सीमेटली, जो पैराडाइज रीगेन्ड है उसमें टोटल कितनी लाइनें हैं? तो 2065 लाइनें अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, लगभग। अगला 6 नंबर पे बोला गया है कंपेयर टू पैराडाइज लास्ट पैराडाइज रीगेन्ड इज, अगर हम दोनों को कंपेयर करें पैराडाइज लास्ट और पैराडाइज रीगेन्ड, तो पैराडाइज लास्ट की तुलना में पैराडाइज रीगेन्ड कैसी है? तो बहुत छोटी और सरल है। ठीक है, शॉर्टर एंड सिंपलर। पैराडाइज रीगेन्ड इज अ सीक्वल टू अ पैराडाइज रीजेंड। ओहो, बहुत देर तक अगर रिकॉर्ड करते रहो तो जुबान भी लड़खड़ाने लगती है, कुछ बोलने को कुछ बोलने लगता हूँ। काफी देर हो गई, 3-4 घंटे से बोल ही रहा हूँ लगातार। आज कई वर्क हमने रिकॉर्ड कर दिए, करीबन 4 अभी अपलोड किए हैं और 3-4 हमने रिकॉर्ड करके रख लिए कल अपलोड करने के लिए, तो मुंह भी दुखने लगा है। अगला 7वें नंबर पे पैराडाइज रीगेन्ड इज अ सीक्वल टू, अगर हम पैराडाइज रीगेन्ड की बात करें तो ये किसका सीक्वल है? किस सीक्वल का मतलब होता है अगली कड़ी। ठीक है, पहले पैराडाइज लास्ट आया और उसके बाद क्या आया? पैराडाइज रीगेन्ड आया, तो पैराडाइज रीगेन्ड किसका सीक्वल हो गया? पैराडाइज लास्ट का। सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है द सेंट्रल थीम ऑफ द पोइम इज, इस पोइम का सेंट्रल थीम क्या है? तो टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। 9 नंबर का क्वेश्चन क्या है मेन कैरेक्टर यानी कि हीरो ऑफ द पोइम इज, इस पोइम का मेन कैरेक्टर कौन है यानी कि मुख्य नायक कौन है? तो यीशु मसीह दिखाए जाते हैं, जीसस क्राइस्ट। सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। ठीक है, रिडीमर ऑफ मैनकाइंड। द एंटागोनिस्ट ऑफ द पोइम, इस पोइम का एंटागोनिस्ट कौन होता है? तो सैटर्न होता है। सी ऑप्शन हो जाएगा। सैटर्न ट्राइज टू, सैटर्न क्या करता है? ये टेम्प्ट करता है किसको? क्राइस्ट को। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। टेम्प्ट का मतलब होता है, जो सैटर्न होता है वो क्या करने की कोशिश करता है? तो ईसा मसीह को प्रलोभित करने की कोशिश करता है। 12 नंबर का क्वेश्चन है द सोर्स ऑफ द पोएम इज मेनली टेकन फ्रॉम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको कहीं नोट डाउन कर लो कि इस कविता का जो मुख्य स्रोत है वो कहां से लिया गया है? तो गॉस्पेल ऑफ ल्यूक। अच्छा, ये गॉस्पेल क्या होता है? गॉस्पेल का मतलब होता है सुसमाचार। ठीक है, ध्यान बनाए रखना, एक मीनिंग बता दी हमने, गॉस्पेल का मतलब सेम मीनिंग होती है। तो गॉस्पेल ऑफ ल्यूक, ल्यूक। अगला 13 नंबर का अगर क्वेश्चन बात करें तो मिल्टन कंपोज दिस पोइम एट, मिल्टन ने कविता कहां लिखी? तो चार्ल फोंट सेंट जाइल्स में। सी ऑप्शन हो जाएगा, चार्ल फोंट सेंट गाइल्स में। 14 नंबर का क्वेश्चन है मिल्टन रोड पैराडाइज रीगेन्ड ऑन द डिवाइस ऑफ, मिल्टन ने पैराडाइज रीगेन्ड किसके सुझाव पर लिखी? तो डॉक्टर थॉमस एलवुड। कौन थे? डॉक्टर थॉमस एलवुड। बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है द स्टाइल ऑफ द पोइम इज, इस पोइम का स्टाइल कैसा है यानी कि इस कविता की शैली कैसी है? तो बड़ी सरल और सादी है, प्लेन एंड सिंपल है। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द नॉर्थ फ्राई द पोइम इज, 16 नंबर पे पूछा गया है कि नॉर्थ रोप फ्राई के अनुसार ये कविता कैसी है? तो ये एक अद्वितीय कविता है। अद्वितीय का मतलब लगभग सुजेनरिस, यानी कि प्रैक्टिकली सुजेनरिस। दी पोएम मेनली सोज दी, इस पोएम के अंदर मुख्य चीज क्या दर्शाई गई है? तो मुख्य चीज जो दर्शाई गई है वो डिबेट बिटवीन क्राइस्ट एंड सैटर्न, यानी कि यीशु मसीही और सैटर्न के बीच में वाद विवाद दर्शाया गया है इस कविता के अंदर। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर पे
द पोएम एम्फेसाइजेज, इस ये पोएम किस चीज पर जोर देती है? तो आध्यात्मिक विजय पर जोर देती है, स्पिरिचुअल विक्ट्री, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अगला 19 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर अपीयर्स इन द पोएम, इस कविता निम्न में से कौन सा पात्र इस कविता में आता है? तो ईव आती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा 20 नंबर का, बोला गया है द अल्टीमेट मैसेज ऑफ द पोएम इज, इस कविता का अंतिम संदेश क्या है? तो मसीह क्राइस्ट डिफीट सैटन थ्रू फेथ एंड ओबीडियंस, सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ईसा मसीह विश्वास और आज्ञाकारिता से सैटन को पराजित करते हैं। अब हम लोग इसके कुछ वन लाइनर एग्जाम की पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, तो चलो चलते हैं। अगर हम इसके वन लाइनर एग्जाम की पॉइंट्स को देखें पैराडाइज रेगेंट की, तो सबसे पहला है पैराडाइज रेगेंट जो है वो एक एपिक पोइम है, 4 पुस्तकें हैं, ब्लैंक वर्स में लिखी गई है, जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई है, 1671 में आई है, 4 पुस्तकें हैं, 2065 लाइनें हैं। और एक चीज ध्यान बनाए रखना, पैराडाइज रेगेंट के साथ में सैमसन एगोनिस्ट भी पब्लिश हुई थी। तो पांचों पॉइंट क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर पे बोला गया है, देखो 6 नंबर की अगर हम बात करें, इट वाज कंपोज, इसको कहाँ कंपोज किया गया है उस जगह का आपको नाम बताना है। तो इसको कंपोज किया गया है चार्ल फोंट सेंट जाइल्स, यानी कि बकिंगम शायर में इसकी रचना की गई है। अगला क्वेश्चन 7वें नंबर पे अगर हम देखें तो क्या है, 7वें नंबर पे बोला गया है कि मिल्टन रोट इट ऑन द डिवाइस ऑफ थॉमस एलवुड, मिल्टन ने इसे थॉमस एलवुड के सुझाव पर लिखा, किसके एडवाइस पर? थॉमस एलवुड की एडवाइस पर इस वर्क को मिल्टन ने लिखा। इट इज अ सिक्वल टू पैराडाइज लास्ट, ये पैराडाइज लास्ट का अगला भाग है, सिक्वल है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, द पोएम इज रिटन इन अ प्लेन एंड सिंपल स्टाइल, ये कविता सरल और सादी लैंग्वेज यानी कि शैली में लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, मिल्टन यूजेस मिनिमम सिमलीज, यानी कि इसमें मिल्टन ने इसमें बहुत कम सिमलीज का उपयोग किया है, सिमली का मतलब उपमाओं का उपयोग बहुत कम किया है। 11 नंबर का पॉइंट है, बोला गया है द सिंटैक्स ऑफ द पोएम इज सिंपल एंड क्लियर, इसके अगर सिंटैक्स की बात करें, वाक्य रचना की बात करें, तो इस कविता का जो वाक्य रचना है वो बहुत ही सरल और क्लियर है, स्पष्ट है। 12 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या, अकॉर्डिंग टू नॉर्थ फ्राई इट इज सू जेनरिस, यानी कि यूनिक है एकदम। बोला गया है नॉर्थरोप फ्राई के अनुसार सू जेनरिस ये बिल्कुल यूनिक वर्क है, इनका अद्वितीय है। 13 नंबर का क्वेश्चन है, द पोएम फोकसेस ऑन द टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट, ये कविता जो है टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट पर, यानी कि ईसा मसीह की परीक्षा पर केंद्रित है। और एक चीज बता दूं, यही पैराडाइज रीगेंड ही जॉन मिल्टन का सबसे फेवरेट वर्क भी है, ध्यान बनाए रखना। पूछा जाता है कि जॉन मिल्टन का सबसे फेवरेट वर्क कौन सा है, तो पैराडाइज रीगेंड, नहीं तो ऑप्शन में आपको पैराडाइज लास्ट भी दिया होगा, इनका मैग्नम ओपस मास्टरपीस। अगला, द स्टोरी इज टेकन फ्रॉम द गॉस्पेल ऑफ ल्यूक, 14 नंबर पे बोला गया है कि इसकी कहानी ल्यूक के यानी कि गॉस्पेल ऑफ ल्यूक से ली गई है। अगला क्वेश्चन है, द मेन कैरेक्टर आर, इसमें मेन कैरेक्टर क्राइस्ट और सैटन दिखाया जाता है। 16 नंबर पे द पोएम शोज डिबेट्स बिटवीन द क्राइस्ट एंड सैटन, कविता में क्राइस्ट और सैटन के बीच वाद विवाद दिखाया गया है। अगर हम 27 नंबर पे बात करें, ओहो 17 नंबर पे बात करें, तो सैटन ट्राई टू टेम्प्ट क्राइस्ट बट फेल्स, सैटन जो है वो ईसा मसीह को प्रलोभित करने की कोशिश करता है लेकिन असफल रहता है। 18 नंबर का पॉइंट है, इट हाईलाइट्स टेम्पटेशन, क्रूसिफिक्शन एंड रेस्योरेक्शन, रेस्योरेक्शन, इसमें क्या है कि ये हाईलाइट करता है, यानी कि जो पैराडाइज रीगेंड है इसमें किन किन चीजों को हाईलाइट किया गया है। तो एक तो क्या है, टेम्पटेशन यानी कि प्रलोभन को, दूसरा क्रूसिफिक्शन यानी कि क्रूस पर चढ़ाए जाना, और ये क्या है, रेसुरेक्शन यानी कि पुनरुत्थान, इन सब चीजों को दर्शाया गया है इसके अंदर। 19 नंबर का क्या है, इट एम्फेसाइजेज स्पिरिचुअल विक्ट्री ओवर एविल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो वर्क है इसमें ये
बहुत दिखाया गया, दर्शाया गया है कि बुराई पर आध्यात्मिक विजय, यानी कि बुराई पर हमेशा अच्छाई की विजय। 20 नंबर पे द पोएम शोज द विक्ट्री ऑफ क्राइस्ट ओवर सैटन, और इस कविता में सैटन के ऊपर ईसा मसीह की विजय को दर्शाया गया है।